शुरुआत कर रहे हैं हम लोग रासायनिक आबंध चैप्टर के लेक्चर नंबर 12 का, जिसमें आज हम लोग मेनली पढ़ेंगे किसके बारे में, बॉन्ड पैरामीटर के बारे में। आबंध ध्यान समझना, बॉन्ड पैरामीटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बॉन्ड पैरामीटर में मेनली 4 चीज़ों को शामिल किया जाता है। एक तो बंध कोण को, ठीक है, उसके बाद बंध लंबाई, बंध ऊर्जा, ठीक है। इन मेनली क्या क्या है देखो, आबंध कोण, आबंध स्थायित्व, एक चीज़ और है आबंध स्थायित्व। तो टोटली कितने चीज़ों को पढ़ा जाता है बॉन्ड पैरामीटर में, 4 चीज़। आबंध प्राचल बोलते हैं हिंदी में, हिंदी में क्या बोलते हैं, आबंध प्राचल। क्या होता है आबंध प्राचल, ध्यान समझना, ठीक है। बॉन्ड पैरामीटर क्या होता है, बॉन्ड पैरामीटर, बॉन्ड पैरामीटर, या इसी को क्या बोल रहा हूँ मैं, आबंध प्राचल, आबंध प्राचल। जब कोई अणु, ध्यान समझना, ठीक है, जब कोई अणु सहसंयोजी आबंध बनाता है तो उसमें कुछ कुछ गुण आता है, ठीक है ना। उन्हीं गुणों को एक साथ सम्मिलित रूप से हम लोग क्या बोलते हैं, आबंध प्राचल। सहसंयोजी बंध बनाने वाले जो अणु रहते हैं, सहसंयोजी आबंध बनाने वाले जो अणु रहते हैं, ठीक है, उनमें कुछ गुण पाया जाता है। उन गुणों को क्या बोला जाता है, आबंध प्राचल। मेनली कितने गुणों को अध्ययन करते हैं हम लोग, टोटली 4 गुणों को। सबसे पहले देखा जाता है बंध कोण, क्या देखते हैं, बंध कोण। उसके बाद देखते हैं बंध स्थायित्व, बंध स्थायित्व। फिर देखते हैं बंध ऊर्जा, क्या देखते हैं, बंध ऊर्जा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं बंध लंबाई, क्या पढ़ते हैं, बंध लंबाई। सहसंयोजी आबंध बन रहा है, कितना बंध कोण है, उसका स्थायित्व कितना है, उसका ऊर्जा कितना है और उसका लंबाई कितना है। क्लियर है। इन 4 टॉपिक के बारे में पढ़ा जाता है किसके अंतर्गत, बॉन्ड पैरामीटर या फिर आबंध प्राचल के अंतर्गत। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, बंध कोण के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, बंध कोण। बंध कोण को कोई भी जब सहसंयोजी, ध्यान समझना, जब कोई भी सहसंयोजी बंध बनता है तो जो सहसंयोजक अणु बनता है, ठीक है, उसका जो बंध कोण ज्ञात किया जाता है वो 4 नियम के तहत किया जाता है। कितने नियम के तहत, 4 नियम। उन्हीं चारों नियमों को पढ़ेंगे, उसके बाद इन तीनों को कंप्लीट करेंगे। क्लियर है। सबसे पहले बात करते हैं किसका, बंध कोण का। बॉन्ड पैरामीटर में सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, बॉन्ड एंगल। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, बॉन्ड एंगल, या इसी को क्या बोलता हूं मैं, बंध कोण। बंध कोण ज्ञात करने के लिए मान लो आपको कोई भी अणु दिया गया है, ठीक है, तो किसका बंध कोण ज्यादा होगा, किसका बंध कोण कम होगा, इसी को ज्ञात करना रहता है। क्लियर है। और इसके लिए टोटल कितना नियम है, 4 नियम। कितना नियम, 4 नियम। सबसे पहले संकरण ज्ञात करके बंध कोण ज्ञात करना। क्या देख करके, संकरण ज्ञात करके बंध कोण ज्ञात करना, ज्ञात करना। कैसे संकरण देख करके बंध कोण ज्ञात करना, तुम लोगों को पता है कि मान लो sp संकरण हो या sp2 संकरण हो या sp3 संकरण। sp संकरण में बंध कोण का मान आता है 180 अंश, sp2 में कितना आता है 120 अंश, और sp3 संकरण दिख गया मतलब 109 अंश 28 मिनट। तो सबसे ज्यादा बंध कोण किस में रहता है, sp संकरण में, उसके बाद sp2 और sp3। क्लियर है। मतलब मान लो बाई चांस तुमको ऐसा दे दिया रहेगा अणु BeCl2 है, BeCl3 है, ठीक है ना, CH4 है, ठीक है, PCl5 है, तो बताओ किसका बंध कोण ज्यादा होगा और किसका बंध कोण कम। हमको पता है BeCl2 का कौन सा संकरण होता है, sp, इसका कौन सा संकरण होता है sp2, इसका कौन सा संकरण है sp3, इसका sp3d, ऐसा संकरण है। तो सबसे ज्यादा तो sp संकरण का होता है, तो बंध कोण इसी का ज्यादा होगा। उसके बाद इसका, फिर इसका। समझ आ रहा है कि नहीं। तो पहले तो नॉर्मली संकरण ज्ञात करके बंध कोण क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं। पहला नियम समझ आया कि नहीं, बंध कोण ज्ञात करने का। सीधा क्या देखो, संकरण, जिसका संकरण sp है उसका बंध कोण सबसे ज्यादा, जिसका sp3 उसका बंध कोण कम। क्लियर है। दूसरा नियम देखो, पहला तो संकरण ज्ञात करके, दूसरा है मान लो संकरण ज्ञात किए, मान लो संकरण क्या किए, ज्ञात किए। संकरण ज्ञात किए तो संकरण यदि आ गया समान, संकरण यदि क्या आ जाए, समान, तो क्या देखते हैं, लोन पेयर की संख्या देखना, लोन पेयर की संख्या देखना। जिसमें जितना ज्यादा लोन पेयर, जिसमें जितना ज्यादा क्या होगा, लोन पेयर होगा, उसका बॉन्ड एंगल उतना ही क्या होता है, कम। उसका बॉन्ड एंगल क्या होता है, कम। क्लियर है। जैसे कि देखो CH4 है, NH3 है और H2O है। क्लियर है। CH4 परमाणु क्रमांक कितना होता है जी इसका, कार्बन का कितना होता है, 4, तो 1 2 3 और ये 4, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और ये तीसरा। क्लियर है। कौन सा संकरण है, sp3। यहाँ पास देखो नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7, लास्ट में कितना 5, 1 2 3 4 5, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और ये तीसरा हाइड्रोजन। कौन सा संकरण, sp3। H2O ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8, लास्ट में आएगा 6 में से 2 यूज हो गया और 2 लोन पेयर है। देख क्लियर है, यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं।
अब यहाँ पास देखो तीनों का संकरण समान हो गया, तीनों का संकरण समान हो गया था, इस कारण तुमको बंध कोण ज्ञात कर पाओगे क्या? नहीं। तो ऐसे में क्या देखते हैं? लोन पेयर। यहाँ पास लोन पेयर क्या है? 0। यहाँ पास लोन पेयर कितना है? 1। और यहाँ पास लोन पेयर कितना है? 2। तो सबसे ज्यादा किसका बंध कोण का मान होगा? CH4 का। उसके बाद किसका होगा? NH3 का। उसके बाद किसका होगा? H2O का। क्यों? क्योंकि इसमें लोन पेयर कितना है? 1। यहाँ पास कितना है? 0। और यहाँ पास कितना है? 2। तो इसका तुमको पता है 109 अंश 28 मिनट, इसका 107 अंश और इसका 104 अंश। हमको पता है कि एक लोन पेयर होता है तो 2.5 अंश की क्या होती है? कमी। क्लियर है? तो 109 अंश 28 मिनट, एक लोन पेयर आया तो 107 हो गया, 2 आ गया तो 104 हो गया। 109 में 5 घटाए रे, 2 ठोक है तो 2.5 5, कितना आ गया? 104 अंश। यहाँ तक क्लियर है? तो संकरण ध्यान देना, बॉन्ड एंगल ज्ञात करने का कितना विधि हो गया? 2। पहला तो संकरण देखकर, और यदि संकरण समान आ जाए तो क्या देखना है तुम लोगों को? लोन पेयर। यदि लोन पेयर ज्यादा तो बॉन्ड एंगल कम। क्लियर है? तीसरा नियम देखो, यदि ध्यान समझना लोन पेयर भी हो समान, ठीक है। तीसरा देखो लोन पेयर, ध्यान देना ना, संकरण क्या हो? समान। ये वाला केस देख डाले थे। अब मैं बोल रहा हूं कि लोन पेयर भी क्या हो जाए? समान। क्या हो जाए? समान। वह ध्यान से समझना, वह सेंट्रल एटम क्या हो? असमान। वह सराउंडिंग एटम, सराउंडिंग जो आसपास घेरा रहता है, वो क्या हो? असमान हो। तो असमान हो तो एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल देखो, NH3 PH3 ASH3 SbH3। क्लियर है? ऐसा है, या BiH3। अब यहाँ पास ध्यान से समझने का कोशिश करो। NH3 Z निकालो, Z बराबर 1/2, लास्ट टर्म कितना? 5, 5 धन 3 8, 8/2 4, 4 मतलब कौन सा संकरण? sp3। नहीं पढ़ेंगे आज, सब भी एक ही ग्रुप का है, तो सबके लास्ट टर्म कितना होगा? 5, और सब में कितना जुड़ा है? 3, 5 3 8, तो वही चाहेगा सब में कौन सा संकरण? sp3 sp3 sp3, और इसमें भी क्या आ जाएगा? sp3। यदि इसका स्ट्रक्चर बनाओ नाइट्रोजन का, लास्ट टर्म 5 है, 1 2 3, तो एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और ये तीसरा। इस फास्फोरस वाले PH3 को देखो, इसमें भी तो वही होगा क्या? क्लियर है? यदि इसमें एक लोन पेयर है तो लोन पेयर इसमें भी कितना होगा? एक ही होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? मतलब संकरण सबका क्या आ गया? समान। सबका क्या आ गया? समान। और सब में लोन पेयर भी क्या है? समान। लेकिन एक खास बात देखो, इसमें जो सेंट्रल एटम है वो क्या है? अलग अलग है, और सराउंडिंग एटम जो उसको घेरा है हाइड्रोजन, वो क्या है? समान। ऐसा केस हो तो जिस सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है क्या? ज़्यादा, उसका बॉन्ड एंगल भी होता है क्या? ज़्यादा। क्लियर है? ये देखो, तो देखो संकरण सबका समान sp3, सबका लोन पेयर कितना? 1 1 1। तो अब दिमाग खराब हो रहा था, कैसे ज्ञात करेंगे? तो जिसका विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है, किसका विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होता है? नाइट्रोजन का, उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा? ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा किसका होता है? NH3 का। तो क्या लिखोगे? NH3 का बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा, उसके बाद PH3 का, फिर उसके बाद ASH3 का, उसके बाद क्या आता है? SbH3, उसके बाद क्या आता है? BiH3। क्लियर है? अच्छा, यहीं पास एक ड्रैगोस रूल दिया जाता है। कौन सा रूल दिया जाता है? ड्रैगोस रूल। इसका बंध कोण का मान तुम लोग को पता है 107 अंश आया था, तो इसका कितना आना चाहिए था? 105 अंश के आसपास, या इसका 103 आता, ऐसा आता, कम होते जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता, इन सब का मान लगभग किसके आसपास रहता है? 90 अंश के आसपास। कितने अंश के आसपास रहता है? 90 अंश के आसपास। क्लियर है ना? मतलब ध्यान से समझना, वर्ग क्रमांक 15 16 और 17 के जो तत्व रहते हैं, वर्ग क्रमांक कौन कौन सा बोला हूं मैं? 15 16 17, इसके, ठीक है ना, इसके कौन से आवर्त नंबर का? दूसरा तीसरा चौथा आवर्त के जो तत्व हैं, वर्ग क्रमांक 15 16 17 के आवर्त नंबर दूसरा तीसरा और चौथा, ये संकरण में भाग नहीं लेते, संकरण में भाग नहीं लेते। इसी को बोला जाता है क्या? ड्रैगोस रूल। और इसके कारण इसका बंध कोण का मान आता है कितना? 90 अंश। क्लियर है? इसको बोला जाता है कौन सा रूल? ड्रैगोस रूल। यहाँ तक समझ आया कि नहीं?
कितना रूल हो गया बंध कोण ज्ञात करने का? 3। अब चौथा केस देखें क्या, मान लो संकर्ण समान हो, लोन पेयर भी क्या हो? समान। लेकिन अब उल्टा कर रहा हूं, सेंट्रल एटम को मान लो असमान किया था अभी, अब सेंट्रल एटम को क्या कर दूं मैं? समान, और सराउंडिंग एटम को क्या कर दूं? असमान। क्या कर दूं? असमान। तो कैसा केस होगा? ठीक है, अब क्या होगा कहानी, जैसे कि एग्जांपल से समझो, COCl2 दे दिया और COF2 दे दिया, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक क्लोरीन इधर एक क्लोरीन इधर, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक फ्लोरीन इधर एक फ्लोरीन इधर। क्लियर है? यदि इसका संकरण निकालोगे, संकरण देखो 3 ठोक है मतलब sp2, यहाँ पास भी कौन सा संकरण? sp2। क्लियर है? कार्बन परमाणु क्रमांक कितना होता है जी तुम्हारा? 6, लास्ट में कितना है? 4। लोन पेयर भी समान, लोन पेयर इसमें 0 है, इसमें भी क्या है? 0। लेकिन यहाँ पर देखो सेंट्रल एटम समान हो गया। आप तो ध्यान देना, सराउंडिंग एटम का, जिस सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? ज़्यादा, उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होना चाहिए था, तीसरा नियम में बोला, लेकिन इसमें उल्टा बोलना, उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा? कम। किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है? फ्लोरीन का कि क्लोरीन का? फ्लोरीन का। किसका ज़्यादा रहता है? फ्लोरीन का। विद्युत ऋणात्मकता किसका ज़्यादा है? फ्लोरीन का ना, तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे कम, तो COF2 का बॉन्ड एंगल क्या होगा? कम, और ज़्यादा किसका हो जाएगा? COCl2 का। क्लियर है? तो टोटल कितना नियम पढ़े तुम लोग? 4 नियम। पहला संकरण देख करके, sp संकरण sp2 और sp3, सबसे ज़्यादा बंध कोण sp वाले का। फिर लोन पेयर देखना, जिसमें लोन पेयर आ जाएगा उसका बॉन्ड एंगल कम। फिर तीसरा नियम क्या देखोगे? यदि लोन पेयर भी समान, संकरण भी समान, तो यदि केंद्रीय परमाणु का बॉन्ड क्या है? मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो उसका बॉन्ड एंगल भी क्या होगा? ज़्यादा। अब मान लो ऐसा बोल रहा हूँ कि सेंट्रल एटम क्या हो जाए? समान, और अगल बगल वाले क्या हो जाए? असमान। तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, उसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? उल्टा, कम। क्या हो जाएगा? कम। तो इस तरीके से हम लोग कितना टॉपिक के अंतर्गत पढ़ लिए? इसका 4। कितना? 4। ये कंप्लीट होता है आपका कौन सा वाला टॉपिक जी? बंध कोण या बॉन्ड एंगल। दूसरा टॉपिक इसी में देखो, आबंध स्थायित्व। आबंध स्थायित्व क्या होता है? आबंध स्थायित्व, आबंध स्थायित्व जब ऊपर से नीचे आओगे, ठीक है ना, तो आकार क्या होता है? बढ़ता है। आकार क्या होते जाता है? बढ़ता है। और आकार यदि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है तो लंबाई बढ़ेगा, और लंबाई बढ़ेगा तो उसको तोड़ना क्या होता है? आसान, मतलब उसका स्थायित्व क्या होता है? कम। सब बात का एक बात इतना जानना कि यदि बंध लंबाई का मान क्या हो? ज़्यादा हो, बंध लंबाई यदि क्या हो? ज़्यादा, तो बंध स्थायित्व क्या होता है? कम होता है जी। बंध स्थायित्व क्या होता है आपका? कम। बस इतना ही दिमाग में छापना है। अच्छा, याद रखना है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड किसको तोड़ना आसान होता है? किसको तोड़ना आसान है? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के ट्रिपल बॉन्ड? सिंगल को तोड़ना क्या होगा? आसान होगा। क्लियर है ना? ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना क्या होता है? कठिन होगा। क्या होगा? कठिन। यहाँ तक क्लियर है? यदि सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान है तो इसका स्थायित्व क्या होगा? सबसे कम। तो सबसे ज्यादा स्थायित्व किसका रहता है? ट्रिपल बॉन्ड का। किसका रहेगा? ट्रिपल बॉन्ड का। क्लियर है? ये दिमाग में छाप के रख लेना। नेक्स्ट देखें क्या, आबंध एंथैल्पी क्या होता है? ये आबंध स्थायित्व हो गया। अब देखेंगे आबंध एंथैल्पी या आबंध ऊर्जा। ठीक है, मान लो कोई द्विपरमाणु अणु है, जैसे कि दो तत्व जुड़ा है आपस में A+B। इसको जैसे मैं तोड़ूंगा, इसको क्या करूंगा? मैं तोड़ूंगा, किसमें तोड़ दूंगा? A+ में, और B नेगेटिव। ये टूट गया, ये नेगेटिव वाला प्लस नेगेटिव नहीं, ऐसा समझो कि ये टूट गया और ये टूट गया। समझने का कोशिश करो, A और B ये दोनों क्या हो गया? टूट गया। ये उदासीन परमाणु था, ये दोनों क्या हो गया? अब टूट गया। ये दोनों का बंध यदि टूटा तो इसमें जो ऊर्जा उत्सर्जित हुआ है, उत्सर्जित ऊर्जा, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? आबंध एंथैल्पी। क्या बोलते हैं? आबंध एंथैल्पी। क्लियर है? या आबंध ऊर्जा। सबसे ज्यादा आबंध ऊर्जा लगता है किसको तोड़ने में? ट्रिपल बॉन्ड को। उसके बाद डबल बॉन्ड, और सबसे कम लगता है किसके लिए? सिंगल बॉन्ड। अतिव्यापन जिसका ज्यादा रहता है, अतिव्यापन जिसका ज्यादा रहता है उसका आबंध ऊर्जा ज्यादा रहेगा। क्लियर है? समाक्षीय अतिव्यापन के लिए आबंध एंथैल्पी का मान ज्यादा और पारसी के लिए कम। यहां तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, आबंध लंबाई का कॉन्सेप्ट है तो ध्यान डालें। बंध लंबाई जितना ज्यादा, बंध ऊर्जा का मान उतना ही क्या होता है आपका?
कम। क्या होता है? उतना ही कम। क्लियर है? समझ आया कि नहीं? बंध लंबाई जितना ज़्यादा, बंध ऊर्जा उतना ही क्या होता है? आपका कम होता है। आगे बढ़ जाऊं। बंध लंबाई को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं? कौन कौन से कारक इसको प्रभावित कर सकते हैं? तो याद रखना, बंध का संख्या बढ़ेगा तो बंध लंबाई कम होता है। मतलब सिंगल बॉन्ड है तो वो ज़्यादा लंबाई का होगा, ठीक है ना। डबल बॉन्ड होगा वो कम लंबाई का, और सबसे छोटा कौन सा होगा? ट्रिपल बॉन्ड। इसको तोड़ना क्या होगा? कठिन। क्लियर है कि नहीं? दूसरा चीज़ देखो, एस परसेंटेज। जब एस परसेंटेज बढ़ता है ना तो बंध लंबाई भी, बॉन्ड लेंथ भी क्या होता है? बढ़ता है। बॉन्ड लेंथ भी बढ़ता है। sp है, sp2 है और sp3 है। सबसे ज़्यादा एस परसेंटेज किस में है? 50% sp में है। मतलब ध्यान समझना, बॉन्ड लेंथ किसका ज़्यादा होगा? sp वाले का। किसका ज़्यादा होगा? sp वाले का। क्लियर है कि नहीं? सॉरी, एस परसेंटेज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटता है जी। बॉन्ड लेंथ क्या होता है? घटता है। तो इसका 50%। सबसे कम लंबाई किसका होगा? sp वाले का। किसका सबसे कम लंबाई होगा? sp वाले का। क्लियर है? सबसे कम लंबाई। क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं क्या? अनुनाद का भी प्रभाव पड़ता है, पढ़ेंगे। एक ही जब संरचना को अलग अलग सूत्र द्वारा शो करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अनुनाद। क्या बोलते हैं? अनुनाद। और जब अनुनाद प्रभाव दिखाता है कोई यौगिक तो बॉन्ड लेंथ जो रहता है वो क्या होता है? कम होता है। दिमाग में छापना। ओजोन अनुनाद दिखाता है, बेंजीन क्या दिखाता है? आपका अनुनाद दिखाता है। ये अलग अलग स्ट्रक्चर से शो करते हैं। क्लियर है ना? तो इनका बॉन्ड लेंथ का मान क्या होता है? कम होता है। क्लियर है? तो आप लोगों ने कितना टॉपिक पढ़ लिया अभी तक? 4। सबसे पहले क्या पढ़ लिए? बंध कोण। दूसरा क्या पढ़े? बंध स्थायित्व। तीसरा क्या पढ़े? बंध ऊर्जा या बंध एंथैल्पी। और चौथा क्या पढ़ लिए? बंध लंबाई। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन बंध क्या होता है, ठीक है। फिर चैप्टर के लास्ट सिरे की ओर जाएंगे, उपसहसंयोजी बंध। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में।